भारत चीन के बीच सीमा पर जारी सैन्य गतिरोध के बीच अमेरिका ने बीजिंग के व्यवहार पर सख्त टिप्पणी की है। अमेरिका ने कहा है कि चीन अपने पड़ोसी देशों के साथ उकसावे वाली कार्रवाई कर रहा है और चीन बलपूर्वक सैन्य गतिविधियों में शामिल है। भारत और चीन की सेनाओं के बीच लद्दाख में सीमा पर जारी गंभीर तनातनी के बीच जब अमेरिका ने चीनी विदेश मंत्रालय के बयान पर पलटवार किया और अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस ने लद्दाख में जारी गतिरोध पर चीन के खिलाफ तर्क और तीखा हमला भी बोला। व्हाइट हाउस ने कहा कि भारत की सीमा पर चीन उकसावे वाली कार्रवाई करता है और अपने पड़ोसियों के साथ की गई प्रतिबद्धताओं का वो उल्लंघन लगातार कर रहा है। समझेंगे इस पूरे मसले को, चीन के रुख को और उसके बाद अमेरिका के कड़े प्रतिकार को। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। पूर्व राजदूत मीरा शंकर जी हमारे साथ हैं। मीरा जी, बहुत स्वागत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आलोक बंसल जी हमारे साथ हैं, डायरेक्टर हैं इंडिया फाउंडेशन से। आलोक जी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हितेश शंकर हमारे साथ हैं। हितेश, बहुत स्वागत आपका भी। शुरुआत में मीरा जी आपसे करना चाहूंगा मैम, क्योंकि आपका लंबा अनुभव रहा है और चीन जिस तरीके से, हालांकि कोरोना के इस महामारी के बीच में ऐसा लग रहा था कि शायद सबका फोकस ह्यूमैनिटी और अपने रेस्क्यू ऑपरेशंस और कोरोना से लड़ने को लेकर होगा, लेकिन इस सबके बीच चीन का रुख जिस तरीके से सीमा पर दिख रहा है, ये क्या दिखाता है और क्या ये पुराना जो एक इतिहास चीन का रहा है उसका एक उसी दिशा में, उसी कड़ी में ये कदम देखती हैं आप? ये देखिए कि चीन का जो व्यवहार है वो न केवल भारत की सीमा पर उत्साह कर रहा है, पर बाकी जितने चीन के पड़ोसी देश हैं, खासकर साउथ चाइना सी में और स्प्रैटली आइलैंड्स को लेके, वहाँ भी चीन चौड़ा हो रहा है। अपने जहाज भेजे हैं, कब्जा किया है पानी पे तो और आइलैंड्स पे। तो ऐसा लगता है कि चीन को कोरोना वायरस के आड़ में ये दिखता है कि एक मौका मिला है जिसमें हम एशिया पे तो हावी हो जाएं। और जो भारत के साथ भी अभी खिचपिच हो रही है, हाथापाई हुई है दोनों सुरक्षा दलों के बीच, लद्दाख में, पैनगैंग त्सो पे और सिक्किम में 4 जगह हुई है। तो ये भी है एक तरीके से चीन का ये दिखाना कि अभी जो हो रहा है, क्योंकि एक तरीके से दुनिया में एक निर्णय भी होगा कि लोग किस दिशा में जाएंगे। अमेरिका और चीन के बीच जो दरारें हैं वो बहुत गहरी हो गई हैं और उनका तनाव बढ़ता जा रहा है। एक तरीके से जो कहते हैं डीकपलिंग हो जाएगी टेक्नोलॉजिकल, क्योंकि यूएस जो है 5G को लेके हुआवे को बाहर रखना चाहता है, चीनी टेक्नोलॉजी को बाहर रखना चाहता है और ये भी दावा करता है कि चीन ने चुरा के टेक्नोलॉजी और IPR चुरा के ये सब चीज़ें बनाई हैं। तो एक तरीके से दुनिया को देखना भी होगा कि किस दिशा में जाएंगे। और मुझे लगता है कि ये जो चीन सीमा पे कर रहा है वो एक तरीके से भारत को धमकी देने के लिए है कि आप बहुत ज्यादा अमेरिका के साथ इस समय पे नहीं जाएं। ओके, आलोक जी, क्या वाकई ऐसा लगता है कि चाहे वो लद्दाख पर ताजा मामला हो या फिर साथ साथ नेपाल के जरिए सीमा पर उकसाने की कार्रवाई का मसला हो, ये सब कुछ इंगित करता है कहीं ना कहीं, जैसे कि मीरा मैम कह रही है कि भारत और अमेरिका के बीच जो दोस्ती, जो रणनीतिक साझेदारी है वो जैसे जैसे मजबूत हो रही है, उसके चलते चीन की चिंता बढ़ती जा रही है और ये उसी का एक तरीके से कहूं कि प्रतिफल या चीन की बौखलाहट है। देखिए, जहां तक सवाल अंतर्राष्ट्रीय मामलों का है, हमें एक चीज समझनी चाहिए कि हर राष्ट्र अपने हित के अनुसार कार्य करता है। तो जो अमेरिका से आज वक्तव्य आया है वो उनके इस वक्त के हित के अनुसार है। चूंकि अमेरिका और चीन में तनातनी बढ़ रही है, उन्होंने इस तरीका का वक्तव्य जारी किया है। वरना रूस के साथ जो हमारे संबंध है उसमें वो काटसा लगाने के लिए तैयार हैं और व्यापार मुद्दों में भी कोई हमारे प्रति कोई उदारवादी रवैया अपनाने के लिए तैयार नहीं है। जहां तक सवाल अमेरिका और चीन का है तो इसको एक बार पहले हम समझ लें, फिर भारत और चीन पे आते हैं। और जहां तक सवाल अमेरिका और चीन के संबंधों का है, वो हमें ये समझना चाहिए कि राष्ट्रपति ट्रंप और उनका प्रशासन
कोविड-19 के खतरे को भांपने में और उससे डील करने में पूरी तरह से विफल रहा है। उन्होंने पहले तो इसको ट्रिवियलाइज किया कि भाई ये तो कोई बहुत बड़ी मुसीबत नहीं है, और जब ये मुसीबत आ गई तो अब वो जो है समझ में नहीं आ रहा, वो चाह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था जल्दी से जल्दी खुले। वो हो नहीं सकता, दोनों में विरोधाभास है, क्योंकि जहां 15 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं वहां आप कैसे अर्थव्यवस्था को दोबारा खोल सकते हैं। जो डेमोक्रेटिक गवर्नर्स हैं उनके खिलाफ वो लोगों को इंस्टिगेट कर रहे हैं कि आप लिबरेट करो मिशिगन को और अन्य राज्यों को जहां पे डेमोक्रेट गवर्नर्स हैं। तो उनके साथ एक पुनर्चुनाव की, जो चुनाव उनके नवंबर में है, उसकी एक बड़ी विकट परिस्थिति आ रही है। तो इस वक्त उनके लिए एक बहुत अच्छा वो है मुद्दा है कि वो सारी चीजें चीन के ऊपर थोप दें, और उन्होंने एक एग्रेसिव स्टैंड जो है चीन के खिलाफ लेना शुरू कर दिया है कि ये जो भी वायरस है चीन के, उसमें कोई शक की बात नहीं कि चीन की जो व्यवहार रहा है उसमें पारदर्शिता की बहुत ज्यादा कमी रही है, और इसके लिए वो कर रहे हैं। तो अब इस हालात में ये जो है अमेरिका का जो वक्तव्य है उसको देखना चाहिए। अब भारत चीन का जहां तक संबंध है कि हमने जो है अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में अपनी जो सुरक्षा है उसको बढ़ाने की चेष्टा की है। हमने कोशिश की है कि हम सड़कें बनाएं, क्योंकि काफी सालों से हम लोग जो थी एक पराजय की मानसिकता से ग्रस्त थे। तो अब हमारी सड़कें बन रही हैं, उससे जो है चीन को चिंता हो रही है, और साथ ही साथ चीन को यह भी लग रहा है कि WHO में जिस तरीके से गैंगिंग अप हो रही है चीन के खिलाफ, और चीन के खिलाफ जो व्यापारिक एक संगठन बन रहा जा रहा है, क्योंकि अमेरिका ने चीन के उत्पादों के खिलाफ काफी प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए हैं, और कई राष्ट्र जो है चीन से कंपनियों को हटा रहे हैं। तो मेरा भी ये मानना है मीरा जी की तरह कि ये जो गतिविधि जो हम बॉर्डर में देख रहे हैं ये कोई बहुत गंभीर मुद्दा नहीं है, ये एक सिग्नलिंग है। ये हमको एक संकेत दिया जा रहा है कि भाई आप जो है अमेरिका के साथ मत जाइए, आप निष्पक्ष बने रहिए। ओके हितेश, जिस तरीके से चीन, और ये कोई पहली बार नहीं है, चीन का रुख अपने पड़ोसी देशों के साथ, अगर अमेरिका की इस रिपोर्ट को देखें जो कांग्रेस में पेश की गई है स्ट्रेटेजिक मामलों को लेकर, उसमें साफ इसका जिक्र किया गया है, सिलसिलेवार जिक्र किया गया है। लेकिन जो कि आलोक जी कह रहे हैं कि इस वक्त अमेरिका का रुख बेहद स्पष्ट है और उसके पीछे वजह साफ है। लेकिन भारत के नजरिए से ये कितना महत्वपूर्ण है कि जब चीन के खिलाफ अमेरिका का साथ भारत को चाहिए था, उस वक्त हमें बहुत ज्यादा मेहनत मशक्कत करनी पड़ती थी। लेकिन हालात कुछ जब इस कदर बदले हैं कि अमेरिका खुद हमारे साथ खड़ा हो रहा है, चाहे वो मसला चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर। देखिए, ये इसमें मैं कुछ डायमेंशंस में कुछ और चीजें जोड़ देता हूं। आपने जो कहा भारत की नजर से देखें तो पहले आप अमेरिका की बात कीजिए। अमेरिका तो सिर्फ अमेरिका पूरा भारत के साथ ही है, और उसका बाकी देशों से बर्ताव क्या है उसके आकलन के बिना यदि हम सोचेंगे तो चीज अधूरी रह जाएगी। अभी 4 दिन पहले की बात है कि बलूच लिबरेशन आर्मी को अमेरिका ने आतंकी संगठनों की सूची में शामिल किया है। वो पाकिस्तान को सुहाने वाली बात है। पाकिस्तान और ईरान के बीच में जो डायनेमिक्स हैं उसमें भी अमेरिका खेल रहा है। इसके साथ ही ये भी नहीं भूलना चाहिए कि चीन 3 तरह के तनावों से या 3 अलग अलग आयामों पर, मोर्चों पर चीन जूझता हुआ दिखाई दे रहा है। पहला तो वो है जो आलोक जी ने संकेत किया कि पारदर्शिता की कमी, यानी जांच, जो जिस वायरस को आप ट्विटर ट्रेंडिंग से लेकर इंटरनेशनल खबरों तक में देखेंगे, वुहान वायरस, चीनी वायरस, सब कुछ कहा जा रहा है, जिसपे बहुत सारे देश सवाल उठा चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया समेत। उस वायरस के संक्रमण के जांच के लिए को प्रभावित करना, डेटा ना आने देना, ये पहला आयाम है कि पारदर्शिता की कमी। दूसरा, चीन के भीतर एक खदबदाहट दिखाई दे रही है। उसके 2 हिस्से हैं। एक तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर शी जिनपिंग इस चुनौती से कैसे निपटे, वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। मुझे लगता है आलोक जी उसमें आगे कुछ और एड ऑन करेंगे। ये चीन के मामले में ऐसी चीज है जो पिछले कई लंबे समय से देखने में नहीं आई थी। दूसरा है जनता में राज्य का जो साम्यवादी शासन का मॉडल है उसको लेकर एक बेचैनी या आक्रोश वो दिखाई देने लगा है। तियाननमेन के बाद से ये इस तरीके की खबरें कभी नहीं आती थी, इस तरीके की सूचनाएं आ रही हैं। तीसरा जो डायमेंशन है वो है चीन को लेकर दुनिया का आक्रोश। सिर्फ अमेरिका नहीं, चीन को लेकर जो दुनिया का आक्रोश है, उसने जो दबाव बनाया है चीन पर, वो बता रहा है कि ये बौखलाहट सिर्फ बीमारी, इसकी रोकथाम से जुड़ी हुई नहीं है। और जो मीरा जी ने कहा, आप उस चीज में कुछ और तथ्य जोड़ लीजिए कि जो चीन ने रक्षा बजट बढ़ाया है, 6.6% की उसमें वृद्धि की है। ऐसे समय में
जब दुनिया ये सोच रही है कि हमें इस वायरस के बाद जो त्रासदी है उससे निपटने के लिए आर्थिक गतिविधियों को कैसे तेज करना है, जनता के पास लिक्विडिटी की जो चुनौती है उससे कैसे निपटना है, चीन ऐसे में अपना रक्षा बजट बढ़ा रहा है। और दूसरी बात और है कि रक्षा बजट जो चीन का होता है, जो घोषित होता है, उससे कहीं ज्यादा चीन का रक्षा बजट होता है। पिछली बार भी जो बताया गया था उसके मुकाबले करीब विशेषज्ञ मानते हैं 170 करोड़ डॉलर का वो था, अमेरिकी डॉलर का वो बजट था। तो जितना बताया जा रहा है उसके साथ पूरा फोकस सैन्य क्षेत्र की तरफ है। अब एक और आयाम पर आइए कि ये गतिविधियां जो हैं उसे अमेरिका कैसे देख रहा है। अमेरिका ने ताइवान के साथ 18 करोड़ डॉलर का एक समझौता किया है टारपीडो के लिए। पिछले साल जुलाई की यदि आप बात करें तो फाइटर जेट्स की बात थी। यहाँ इस पूरे क्षेत्र के सामरिक समीकरण बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दक्षिणी चीन सागर में भी हनक नहीं चलेगी और बाकी दौलत बेग ओल्डी में जो भारत की सड़क है वहां पर चीन की जो हनक है, भारत ने जो स्टैंड लेना शुरू किया है, लिपुलेख वाला जो मामला है उसको भारत जिस तरीके से देख रहा है, तो चीन को यह समझ आ गया है कि उसकी आर्थिक ताकत तो छीजी है, अगर हनक बनाए रखना है तो फौजी तरीके हमें अपनाने पड़ेंगे और राजनैतिक तरीके अपनाने पड़ेंगे। इन सारे डायमेंशंस को जोड़ के देखने की बहुत आवश्यकता है। मीरा जी, ये क्या वाकई जो हितेश कह रहे हैं, 2-3 पॉइंट अगर मैं इनको थोड़ा सा और बड़ी तस्वीर में समझना चाहूँ, चीन जिस तरीके से कोरोना संकट हुआ और दुनिया का मोहभंग चीन के साथ होना शुरू हो गया, आर्थिक तौर पर मुश्किलें चीन के साथ बढ़ी और वहीं साथ ही साथ जो उसके मंसूबे हुआ करते थे सैन्य ताकत के तौर पर, वो भी कहीं अब कमजोर पड़ते दिखते हैं। जिस तरीके से जो छोटे छोटे उसके पड़ोसी देश हैं अब वो भी खुलकर उसके खिलाफ खड़े होते नजर आ रहे हैं और उसमें अमेरिका का साथ कितना क्रूशियल हो जाता है। ये वुहान वायरस को लेके और चीन के व्यवहार को लेके इस समय दुनिया में चीन के प्रति शक बढ़ता जा रहा है कि एक तरीके से जो चीन ने दबाने की कोशिश करी डेटा को और दुनिया को टाइम से बताया नहीं कि ह्यूमन से ह्यूमन मतलब आदमी से आदमी ये फैल सकता है, ताकि दुनिया पहले से ही कुछ प्रिकॉशन लेती। फ्लाइट्स आती रही, लोग वहाँ से आते रहे, पूरी दुनिया में ये फैल गया। तो इससे चीन को एक तरीके से शक के नज़रिए से पूरी दुनिया देख रही है। अमेरिका का तो इससे पहले भी चीन के साथ काफ़ी तनाव था और वो इस चीज़ को लेके कि टेक्नोलॉजिकल तौर पे कौन दुनिया में सबसे आगे रहेगा, चीन या अमेरिका, तो वो तो चल ही रहा है। और आर्थिक तौर से भी व्यापार को लेके भी काफ़ी मतभेद था और एक समझौता, छोटा समझौता भी हुआ था। तो वो तनाव अब वायरस को लेके काफ़ी बढ़ गया है और इसका कारण ये भी है, जैसे कि बोला गया कि यूएस में राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है नवंबर में और वायरस को लेके, कोरोना वायरस को लेके, कोरोना के फैलते हुए वायरस को लेके काफ़ी डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच मतभेद है और ट्रंप साहब की काफ़ी आलोचना भी हुई है कि उन्होंने ठीक से नहीं संभाला। तो एक तरीके से वो चीन को लेके फोकस कर रहे हैं, पर इससे ज़्यादा है, यही नहीं है मामला, क्योंकि चाहे डेमोक्रेट्स हों और चाहे रिपब्लिकन्स, मेरे ख्याल से अमेरिका और चीन के जो रिश्ते रहे हैं पिछले कई सालों से, जो आर्थिक तौर से बिल्कुल एक तरीके से घुल मिल गए थे, वो अब मेरे ख्याल से धीरे धीरे अलग करने की कोशिश होगी। अब मैंने बोला था हुआवे को लेके, 5G को लेके यूएस ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि चीन की कंपनीज यूएस में नहीं भाग ले सकती और यूएस की कंपनीज वहां कुछ उनको दे नहीं सकती। कल परसों शायद सेनेट में एक लेजिस्लेशन पास किया है कि चीन जो भी कंपनीज हैं जो स्टेट की ओनरशिप में हैं उनको, और वो यूएस में नहीं उनके स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने देंगे। और कोई चीनी कंपनी वहां पे लिस्ट होती है तो उसको यूएस कंपनी से ऑडिट भी करवाना पड़ेगा, क्योंकि उनके डेटा पे कोई भरोसा नहीं है। तो अभी ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जाएगा, अभी पूरी तरीके से कानून नहीं बना है, पर ये जो है
डेमोक्रेट्स ने भी डाला है, क्रिस वैन हॉलन जो डेमोक्रेटिक सेनेटर हैं मैरीलैंड से, और रिपब्लिकन्स ने भी। तो दोनों ने एक तरीके से कंसेंसस करके ये आगे बढ़ाया है। मुझे लगता है कि हाउस में भी ये आगे बढ़ जाएगा। तो एक तरीके से इससे पता चलता है कि किस दिशा में यूएस और चीन के रिश्ते जाएंगे। सामरिक तनाव बढ़ रहा है एशिया में, साउथ चाइना सी में, एशिया पैसिफिक में, और आर्थिक तौर से तनाव बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजिकल तौर से तनाव बढ़ रहा है। दूसरी तरफ चीन में भी वायरस का जो मैनेजमेंट था उसको लेके शी जिनपिंग के खिलाफ पहली बार खुले आम भी कुछ आलोचना हुई है जो दबा दी गई है। तो काफी चीन को भी, क्योंकि चीन के कल्चर को आप देखें तो सेविंग फेस बहुत महत्व रखता है, और इसमें चीन का जो है सेविंग फेस मुमकिन नहीं है, क्योंकि जिस ढंग से उन्होंने कोरोना को पूरी दुनिया में फैलाया है तो फेस सेविंग तो कुछ आगे दिखती नहीं है। तो इसको लेके मेरे ख्याल से काफी पहली बार शी जिनपिंग की आलोचना भी हो रही है। इन्होंने जो 2 टर्म लिमिट को भी खत्म कर दिया था, मानी कि पूरी उम्र अगर वो चाहे तो वो लीडर रह सकते हैं, उसको लेके तो पहले से भी कुछ तनाव था अंदरूनी कम्युनिस्ट पार्टी में, पर ये वायरस को लेके काफी बढ़ा है। और आम आदमी जो है वो चाहता है कि किसी तरीके से वहाँ एक ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा दिया जाए। ओके आलोक सर, 2 चीजें हैं। एक तो ये कि चाइना के आसपास अगर मैं उसके जो मंसूबे थे और सामरिक लिहाज से जिस तरीके से वो बहुत ज्यादा पेचीदे होते जा रहे हैं, और उन सब के खिलाफ भारत जैसे देश को अमेरिका का साथ मिला, लेकिन क्या अमेरिका का बोलना या अमेरिका का साथ चीन पर कोई असर डालता है उसके रुख पर, पहला। और दूसरा कि जिस तरीके के अंदरूनी हालात हैं उससे कहीं चीन पहली बार कई दशकों के बाद सबसे ज्यादा दबाव में है। लेकिन जहां तक सवाल चीन का है उसके लिए चिंता का विषय है, क्योंकि चीन का जो है अमेरिका के ऊपर आर्थिक रूप से निर्भरता बहुत बड़ी है। चीन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स किसमें है? अमेरिकन बॉन्ड्स में है। चीन की जितनी कंपनियां हैं वो सबसे ज्यादा अमेरिका से इन्वॉल्व हैं, जैसे हुआवे है। देखिए हुआवे से अमेरिका को डर क्या है कि हुआवे जो है कॉम्पिटिटिव बिडिंग में हर जगह जीत रही थी, यूरोप तक में, यूके तक में उसको 5G अनरोल करने के लिए हुआवे को मिल गया, तो यूएस के लिए इससे ज्यादा कोई नुकसान की, लेकिन उसके कंपोनेंट्स जो हैं वो यूएस से ले रही है। अब जब यूएस ने बैन कर दिया तो हुआवे का सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसके कई की कंपोनेंट्स हैं जो अमेरिका से आते हैं, वो नहीं आ रहे। दूसरी बात यह है कि चुनाव में तो राष्ट्रपति ट्रंप जानते हैं कि उनके पास अब मुद्दा नहीं है, इसलिए चीन का मुद्दा उठा रहे हैं, क्योंकि अब तो उन्होंने खुलेआम यह कहना शुरू कर दिया है कि चीन चाहता है कि बाइडेन जीते, इसलिए वो ऐसा सब कुछ कर रहा है। तो मतलब अब उन्होंने चीन को सीधे सीधे चुनाव में ले आए हैं वो। लेकिन सवाल यह है कि इसका यह मतलब नहीं है कि अगर डेमोक्रेट जीत गए तो चीन के साथ संबंध सुधर जाएंगे। अमेरिकी संदर्भ में यह बात अच्छी है कि अगर आप देखें 2016 के चुनाव से पहले राष्ट्रपति ट्रंप रूस के साथ संबंध बेहतर करना चाहते थे, लेकिन उस टाइम यह बात हुई कि रूस ने इनके चुनाव में इंटरफियर किया और इसकी मदद की। उसके कारण 2016 से लेकर 2020 तक अभी तक वो रूस के साथ संबंध सुधार नहीं पाए, क्योंकि उनके ऊपर दबाव इस तरीके से। तो अगर डेमोक्रेट प्रोसेशन भी आएगा तो चीन के खिलाफ जो दबाव बना हुआ है वो बना रहेगा। और जैसा कि मीरा शंकर जी ने कहा, एक बाइपार्टिसन कंसेंसस तो बन ही चुका है, क्योंकि सेनेट में जो बिल आया और रिप्रेजेंटेटिव में क्या होगा वो अलग बात है, वो देखा जाएगा, वो आएगा। तो सवाल यह है कि चीन के खिलाफ दबाव बन रहा है, लेकिन चीन के खिलाफ जो दबाव बन रहा है वो कहां बन रहा है? एक तो दक्षिण चीन सागर में बन रहा है, जहां चीन का जो रवैया है वो बहुत ही आक्रामक रहा है, जिसको किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। किसी भी अंतरराष्ट्रीय नियम कायदे के अनुसार दक्षिण चीन सागर का जो विवाद है उसको, चीन का जो मुद्दा है, जो चीन का जो कहना है उसको, तो वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सारे राष्ट्र जो हैं धीरे धीरे उनके खिलाफ हो रहे हैं। ताइवान में दूसरी बार राष्ट्रपति साई का चुनाव हो गया है। राष्ट्रपति साई जो है चीन के खिलाफ है, क्योंकि कुओमितांग जो है एक चीन की पॉलिसी। अब राष्ट्रपति साई का यह कहना है कि हम ताइवान वाले हैं, हम चीन से हमें कुछ लेना देना नहीं है, तो ये उनके लिए एक चिंता की बात है।
साथ ही साथ जापान ने कहा है कि हम चीन से कंपनियों को बाहर निकलने के लिए आर्थिक मदद देंगे। इस तरीके का जो दबाव आ रहा है, जो पश्चिमी देश जो है चीन से बाहर निकलना चाह रहे हैं, उससे चीन के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव बन रहा है। आपने एक बात लिपुलेख की थी, मैं उसको पिछली बार बोल नहीं पाया था, वो मैं बता। देखिए, लिपुलेख जो दर्रा है ये सन 47 से हमारे पास है, वहां पे हमारे सिपाही हुए थे। सन 54 में जो भारत और चीन के बीच जो संधि हुई थी, उसमें जो ट्रांजिट पॉइंट्स उसमें आइडेंटिफाई किए थे, उसमें लिपुलेख दर्रा है। और अगर आप एंशियंट टाइम्स में जाएं तो जो हमारे यहाँ जो ये कुमाऊं और गढ़वाल से जो लोग जाते थे तिब्बत में व्यापार करने, वो यहाँ से जाते रहे हैं, ये स्थापित बात। अब क्या है कि भारत सरकार में अभी तक वहां का जो रास्ता था बड़ा ही दुर्गम था, अभी एक सड़क बना दी है। अब क्या है, नेपाल में 60 के दशक में, 70 के दशक में लोगों ने कहना शुरू किया कि ये हमारा इलाका है, काला पानी जो है हमारा है। इसके ऊपर एक हल्की हल्की सुगबुगाहट हमेशा चलती रहती थी, और जब माओवाद का जमाना आया तो उन्होंने काला पानी और सुस्त को लेकर थोड़ा अपना वो तेज किया। तो जहां तक सवाल चीन का है, इसमें बिल्कुल कोई शक की बात नहीं, चीन आर्थिक रूप से वो है, क्योंकि जो Q4 रिजल्ट्स हैं, चीन की अर्थव्यवस्था संकुचित हुई है, लेकिन वो रिवाइव कर रही है। लेकिन रिवाइव करने के लिए उसको मार्केट चाहिए। अब अगर पश्चिमी देश अपना मार्केट बंद कर देते हैं, बाकी राष्ट्र अपना बंद कर देते हैं, तो चीन के सामने एक समस्या है। चीन की जो समस्या है वो आ रही है, राजनीतिक रूप से वो एक अलग थलग होता चला जा रहा है। जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की बात की कि अंदरूनी जो विरोध हो रहा है, ये विरोध निकल रहा है, लेकिन इतिहास कुछ चीजें कहता है। चीन में कोई ख्रुश्चेव नहीं हुआ, चीन में एक हुआ फैंग जरूर हुआ था, ऊपर से धीरे धीरे नीचे गया। तो चीन में वो जो सडन ट्रांसफॉर्मेशन है ना, उसकी संभावना मुझे नहीं लगती कि एक पॉलिट ब्यूरो मीटिंग हुई या एक कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग हुई और अगले दिन ख्रुश्चेव बाहर, वैसी स्थिति होने की मुझे संभावना चीन के अंदर नहीं दिखती। यह हो सकता है कि शी जिनपिंग का जो है टकराव या उसका जो है पतन जो है यहां से शुरू हो जाए, पर सडन जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो नहीं है। लेकिन विरोध शुरू हो गया है, ये बात कोई शक की बात नहीं है, पहले से ही है, क्योंकि शी जिनपिंग जो है माओवाद की पुनर्स्थापना की तरफ जा रहे हैं। लाइफ लॉन्ग लीडर, जो मतलब माओ का जैसे था कि जब तक माओ की मृत्यु नहीं हुई वो नेता बने रहे। तो उस तरीके के जो हालात है क्या हो सकते हैं, वो थोड़ा देखना है, क्योंकि उसके कारण काफी सुगबुगाहट थी। लेकिन दुर्भाग्य से स्थिति यह है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर आज की तारीख में कोई ऐसा नेता है नहीं जो उनके खिलाफ खड़ा हो चुके हैं। जो नंबर 2 में नहीं आता है जी, ली केशियांग जो प्रधानमंत्री हैं, वो इतने इनफेक्टिव हैं कि उनके कहीं कंपैरिजन में जो थोड़ा बहुत जो इन्फ्लुएंस है वो इनसे पहले के पहले जो राष्ट्रपति थे जियांग जेमिन, उनका है। हु जिनताओ जो इनसे पहले राष्ट्रपति थे वो तो बिल्कुल ही नगण्य हो चुके हैं। सिर्फ जियांग जेमिन का अभी भी कुछ वहां पे दबदबा है, तो वही है। और जो पुराने जो बुजुर्ग जो नेता हैं, जिन्हें उनको सीनियर्स कहते हैं, पार्टी एल्डर्स कहते हैं, अगर वो कोई कदम उठाते हैं तो हो सकता है। एक और चीज हमें समझनी चाहिए कि शी जिनपिंग ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उस पर अपना पूरा दारोमदार लगा दिया है। अब अर्थव्यवस्था अगर चरमराएगी और देश जो है, पश्चिमी देश जो है प्रतिबंध पे प्रतिबंध लगाएंगे, तो ये BRI जो इनिशिएटिव है फेल हो जाएगा। इसमें चीन ने एक बहुत बड़ी मात्रा में एक मुद्रा का निवेश किया है, और अगर ये फेल हो गया तो शी जिनपिंग के ऊपर एक बहुत बड़ा आक्षेप आएगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था एक ऐसी चीज है। मैं जब भी चीन गया तो मैंने ये देखा कि जो वहां की जो नई जनरेशन है वो राजनीतिक रिफॉर्म्स के में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन जहां तक आर्थिक संपन्नता बनी रहे वो उससे खुश है। लेकिन अगर आर्थिक संपन्नता पे आ जाए तो राजनीतिक माहौल जो है बिगड़ सकता है। हितेश, एक आखिरी में मैं चाहूंगा कि जिस तरीके की पोजीशन इस वक्त चीन की है, और जैसा कि हम सब समझ रहे हैं और आप पैनलिस्ट ने बताया है, ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत का अगला कदम, भारत की रणनीति चीन को लेकर। देखिए, भारत की रणनीति सिर्फ चीन को लेकर नहीं है। भारत ने जो रुख अख्तियार किया है वो चीन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला जरूर है, क्योंकि जो सेल्फ रिलायंस की बात, आत्मनिर्भरता की बात, स्वावलंबन की बात अगर भारत करता है, तो आप ये देखिए कि जो हमारा व्यापार घाटा या व्यापार असंतुलन अगर आप देखेंगे तो चीन के साथ एक बड़ा भारी असंतुलन पूरी दुनिया में है। और भारत जैसे बड़ा बाजार, अगर उसके वहां पर आत्मनिर्भरता की बात आती है तो चीन को बहुत बड़ा झटका लगना ये निश्चित है। इसलिए सबसे बड़ी रणनीति चीन केंद्रित ना होकर भी चीन को सबसे ज्यादा आघात पहुंचाने वाली चीन को दिखाई दे रही है। इसलिए ये मिक्स रिएक्शन और सेंटिमेंट्स आना, एक तरफ आप ये देखिए कि तनाव है, दूसरी तरफ सिंध और सतलुज का डेटा जो चीन से साझा करता है,
वो 10 दिन पहले चीन ने डेटा साझा किया है। उसके साथ कहा है कि आप हमारी चिंताएं समझिए, हम आपकी चिंताएं समझेंगे, आप हमारे नेतृत्व की जो सहमति है उन बिंदुओं को समझिए। तो ये कुल मिलाकर राजनीतिक दृष्टि से डोकलाम वाली ये जो अभी पेंगोंग लेक वाली जो घटना है वो इकलौती घटना नहीं है। हमारा दावा रहता है भारत की जो स्थायी पोस्ट है वो चौथी पहाड़ी पर है। जो झील है उसके किनारे 8 पहाड़ियां हैं जिन्हें 8 फिंगर्स कहते हैं। चौथी पहाड़ी पर भारत की पोस्ट है, 8वीं पर चीन की पोस्ट है। भारत कहता है कि नियंत्रण रेखा वहां से गुजरती है जहां चीन की पोस्ट है। चीन ने अभी दूसरे पर रोका हुआ है, मगर ये तनातनी साल भर चलती है। ये 300 बार अटेम्प्ट इस बार सीमा उल्लंघन का इस बार हुआ है। डोकलाम वाला वर्ष यदि याद करें 2017 तो 426 बार उस समय पर हुआ था। मगर इसकी टाइमिंग जो है उसने खबर और सुर्खियां बहुत ज्यादा बड़ी कर दी। यहाँ जो डायनेमिक्स बदल रहे हैं वो इकोनॉमिक्स से बदलेंगे, जो आयाम बदल रहे हैं वो अर्थशास्त्र से बदलेंगे। मैं मीरा जी की बात में एक बात जोड़ता हूं, जो 5G टेक्नोलॉजी की बात है, हुआवे को जो झटका लगा है वो एक बड़ा झटका तो पश्चिमी बाजार पर रोक और प्रतिबंध लगने से लगा है। जांच, प्रतिबंध और आक्षेप तीनों ही चीजें हुई हैं। दूसरा झटका जो लगा है जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा नहीं हुई मगर वो बड़ा झटका हो सकता है, टेलीकॉम की एक बड़ी दिग्गज कंपनी थी जो एकदम से नीचे आ गई, फिनलैंड की नोकिया ने 2 दिन पहले विश्व रिकॉर्ड बनाया है 5G टेक्नोलॉजी में और इसे लेकर पूरे पश्चिम में बहुत उत्साह है। और हुआवे का रिकॉर्ड उन्होंने 2 गुनी से ज्यादा रफ्तार से तोड़ा है। तो अर्थ क्षेत्र में, सूचना क्षेत्र में, डाटा क्षेत्र में ये एक बड़ी सेंध लगने वाली है जो उसका एक गढ़ था। उसके साथ ही अगर सभी देश भारत की लाइन पर स्वदेशी के बारे में सोचने लगे, सेल्फ रिलायंस के बारे में सोचने लगे, तो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसी चीजें हैं वो गले का ऐसा हार बन जाएंगे जो ना उतारा जाए ना पहना जाए। ओके मीरा मैम, बहुत संक्षेप में क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, भारत के सामने मौके के तौर पर क्या बड़ी चीजें हैं और क्या बड़े कदम आपकी नजर में होने चाहिए? देखिए, एक तो ये है कि सब देशों ने ठान लिया है कि किसी एक देश पे सप्लाईज के लिए निर्भर नहीं होना चाहिए, खास तौर से स्ट्रेटेजिक या सेंसिटिव सप्लाईज, जैसे कि दवाइयाँ। अब हमारे यहाँ भी देखिए दवाइयाँ बनती हैं पर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट सारे चीन से आ रहे थे, पहले भारत में बनती थी, फिर एनवायरमेंटल लॉज की वजह से वो यहाँ बनाना थोड़ा महंगा हो गया तो चीन में शिफ्ट हो गई। अब जो है कोशिश होगी कि हम वापस लाएं। ऐसे बाकी देश भी ये करेंगे और जापान जैसे देश, यूएस जैसे देश, यूरोप जैसा कॉन्टिनेंट ये चाहेंगे कि चीन से कुछ अपनी फैक्ट्रियां, कुछ अपने जो इन्वेस्टमेंट्स हैं और जगह भी लगाएं ताकि एक तरीके से रिस्क डिस्पर्सल हो, एक जगह सारा रिस्क कंसंट्रेट नहीं हो। तो उसमें भारत के लिए एक मौका है। और दूसरा जो है, जैसे कि बोला है, सेल्फ रिलायंस एक बहुत बड़ी चीज है भारत के लिए, क्योंकि हमारी जो मार्केट है वो बहुत बड़ी है और आने वाले सालों में दुनिया में 2 या 3 सबसे बड़ी मार्केट जो उभर कर आएंगी उनमें से होगी। तो यहाँ पे अगर हम कुछ बना नहीं पाए और सारी चीज बाहर से मंगाएं, जो कि अभी एक तरीके से कह सकते हो हालत है, वो हमारे